हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। यहाँ पे अपना जो सेशन चल रहा था ज्योग्राफी से संबंधित पीवाईक्यूज का टॉपिक वाइज पीवाईक्यू यहाँ पे अपन लोग डिस्कस कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाएंगे जिसमें आज अपन लोग भूकंप से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से भूकंप से पूछे गए हैं उन सभी को डिटेल वाइज यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, और आप लोगों को इनके आंसर्स आते हैं तो आप लोग कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से भौमिक आपदाओं को पहचानना है। कौन सी भौमिक आपदाएं होती हैं? शीतलहर है, भूकंपीय है, उल्कापिंडों का पृथ्वी से टकराना एवं सुनामी। कौन कौन सी हैं आपदाएं जो कि भूमि पर आती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस यहाँ पे ए और बी दिए गए हैं, बी और सी दिए गए हैं, सी और डी एंड बी एंड डी दिए गए हैं। तो कौन कौन सी भौमिक आपदाएं होती हैं? तो देखिए, एक तो आप लोगों की जो भूकंपीय आपदाएं होती हैं ये कौन सी होती हैं? भौमिक आपदाएं होती हैं, ठीक है। ये कैसी होती हैं? भूकंपीय। और दूसरी आपकी सुनामी, ये दोनों कैसी होती हैं? ये भौमिक आपदाएं होती हैं। तो आपके जो बी एंड डी ऑप्शन डी में दिया गया है, डी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। यहाँ पे भूकंप एंड सुनामी ये दोनों कैसे हैं? भौमिक आपदाएं हैं। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। जब अपन भूकंप की बात करेंगे तो भूकंप क्या होता है? भू एवं कंप, यानी कि पृथ्वी का कांपना या फिर पृथ्वी का कंपन होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लेकर के आती हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पत्तन लहर। जो सुनामी है ये कैसा है? पत्तन लहर है, जापानी शब्द है। TSU जो अर्थ है इसमें, इसका अर्थ होता है जापान भाषा में पत्तन या फिर इसका पोर्ट या फिर बंदरगाह होता है। क्या होता है? पोर्ट या फिर इसका बंदरगाह होता है। जबकि नामी का अर्थ होता है लहर, ठीक है, लहर होता है। सुनामी को भूकंपीय सागरीय लहर भी कहते हैं। शीतलहर एवं उल्कापिंड जो पृथ्वी से टकराना है ये कैसी हो जाएंगी? बाह्य आपदाएं हो जाएंगी। कुछ भूकंप क्षेत्र हैं और उनकी तिथि दी गई है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो ये जो कब आया था भूकंप, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कच्छ का जो भूकंप आया था 16 जून 1819 को आया है। असोम भूकंप आया था 10 जनवरी 1869 को। कोयना भूकंप आया है 11 दिसंबर 1967 को। भुज जो गुजरात क्षेत्र में है ये आपका 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? लैटिन भाषा से, चाइनीज़ भाषा से, जापानी से या फिर हिब्रू से? तो देखिए आप लोगों का ये पेपर पूछा गया है यूपी पीजीटी में 2021 में। इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस भाषा से ये लिया गया है। अभी अपन लोगों ने सुनामी को पढ़ा था, जापानी भाषा से ये लिया गया है। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसकी व्याख्या नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसकी व्याख्या अपन लोगों ने की हुई है अभी ऊपर, तो ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इनमें से कौन सी तरंगें चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं? एस तरंगे हैं, पी तरंगे हैं, धरातलीय तरंगे या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। कौन सी तरंगें हैं जो कि संकुचन यानी कि सिकुड़न एवं फैलाव दोनों क्रिया इसमें होती है? तो वो आप लोगों की पी तरंगों की ये बात कर रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भिन्न भिन्न प्रकार के भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती हैं तो सेलों में कंपन पैदा होता है। क्या होता है? वही जिससे भूकंप आते हैं। पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। जिस तरफ गति होती है उसी तरफ इसका कंपन होता है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है। सेलों में संकुचन में फैलाव की प्रक्रिया घटित होती है। पी तरंगें क्या होती हैं? पी तरंगों को देख लीजिए। पी तरंगें तीव्र गति से चलने वाली तरंगें होती हैं। पी तरंगों की ध्वनि तरंगों के समान होती है।
ये गैस, तरल और ठोस तीनों माध्यम में चल सकती हैं। इन्हें ही प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है। ठीक है, प्राइमरी वेव आपकी कौन सी होती है? पी तरंगें ही होती है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। भूकंप से संबंधित प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है, ये किसके द्वारा दिया गया था? एजे हेनरी के द्वारा, सीजी बेट्स के द्वारा, चार्ल्स एफ रिचर के द्वारा या फिर एचएफ रीड के द्वारा। तो जो आपकी इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई थी? आंसर कीजिए अगर आप लोग को आ रहा है तो। देखिए ये जो थ्योरी है ये दी गई थी एचएफ रीड के द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भूकंप के कारणों के संबंध में प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, इसका प्रतिपादन एचएफ रीड के द्वारा किया गया था। इन्होंने माना कि अधोगत चट्टानें रबड़ की तरह लचीली होती हैं, यानी कि वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, लचीली होती हैं, उनको इधर से उधर घुमा सकते हैं तथा खींची जाने पर वो बढ़ जाती हैं। जब चट्टानों में खिंचाव की क्रिया प्रारंभ होती है तो प्रत्यास्थ लचीली चट्टानों में तनाव होने लगता है और खिंचाव एवं तनाव तब तक बढ़ता है जब तक कि लचीली सेल की सहन शक्ति से कम नहीं होती है। परंतु प्रत्येक चट्टान में एक ऐसी सीमा होती है जिसके बाद चट्टानें और तनाव को सहन नहीं कर पाती हैं और चट्टानें क्या होती हैं? टूट जाती हैं। ये किसके द्वारा कहा गया था? एचएफ रीड के द्वारा कहा गया था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं। यह कथन कहा गया था किससे संबंधित है? आंतरिक तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं। तो ये आपके कौन सी थ्योरी से संबंधित है? सी एफ रिस्टर की या फिर एच एफ रीड की थ्योरी जो दी गई थी, बी गुटेनबर्ग ने कुछ कहा था या फिर रॉबर्ट मेलेट के द्वारा। तो देखिए अभी अपन लोगों ने जो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी पढ़ी हुई है उसमें यही बात बोली गई थी, जो तनाव होता है शक्तिजनक भ्रंश के कारण यहाँ पे भूकंप आता है। जो अपना जो चट्टानें होती है रबड़ की भांति होती है, उनको जब तक खींचेंगे तब तक उनका वो टूट ना जाए। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया था? एच एफ रीड के द्वारा कहा गया था। बी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़िए, कौन सी भूकंपीय तरंग लहरों की गति की दिशा में समकोण पर कंपन करती हैं? कौन सी हैं? पी तरंगे हैं, रेले तरंगे हैं, एस तरंगे हैं या फिर आपकी लब तरंगे हैं? ये जो भूकंप की तरंगें लहरों की गति की दिशा में समकोण पर करती हैं। अभी अपन लोगों ने पी तरंगों के पढ़ा था, वो जो लहर थी उन्हीं के साथ में गति कर रही थी, लेकिन ये इनके समकोण पर गति कर रही है तो वो आपकी सेकेंडरी वेव की बात कर रहा है, एस वेव की बात कर रहा है, द्वितीयक तरंगों की बात कर रहा है, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी भी व्याख्या देख लीजिए फटाफट से। एस तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं, अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार एवं गर्त बनाती हैं, यानी कि जहाँ से भी जाती हैं उस तरीके का ये इस तरीके से चलती हैं। ठीक है, वो सीधी चल रही थी लेकिन ये इस तरीके से चल रही हैं, उभार एवं गर्त दोनों इसमें बन रहा है। एस तरंगें धरातल पर कुछ समय के बाद पहुंचती हैं, ये द्वितीयक तरंगें कहलाती हैं। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से ही चलती हैं, यानी कि ये जो गैस है और जो आपका तरल पदार्थ है इसमें ये नहीं चलती हैं, सिर्फ एक इसमें चलती हैं ठोस पदार्थों में ही आपकी सेकेंडरी वेव या फिर एस वेव चलती हैं। पी तरंगों के में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालता है, जिस तरफ गति होती है उसी तरफ इनका संचरण होता है। इसके यानी कि दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया होती है। तो अभी अपना जो डाउट है वो क्लियर कर लीजिए कि संकुचन और फैलाव की जो प्रक्रिया होती है वो सिर्फ आपकी पी तरंगों में होती है, ना कि एस तरंगों में भी। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे असर्शन एवं रीजन का क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। भूकंप लेखी द्वारा सैकड़ों झटके दर्ज किए गए हैं। ठीक है, रीजन बता रहा है भूकंप लेखी पृथ्वी के आंतरिक खंडों के रहस्यों को जानने में हमारी मदद करते हैं। तो चलिए इसकी अब क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं इनको देख लीजिए। ए गलत है लेकिन आर सही बता रहा है।
बी में दोनों को गलत बता रहा है, सी में एक को सही बता रहा है और डी में ए और आर दोनों सही है, साथ में इनकी व्याख्या कर रहा है। तो अभी देखिए, जो भूकंप लेखी होती है उसमें सैकड़ों झटके अभी तक दर्ज कर चुके हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और जो भूकंप लेखी है पृथ्वी के आंतरिक खंडों के रहस्यों को जानने में हमारी बात करता है। आंतरिक रहस्यों को ही तो बताया है भूकंप लेखी ने। तो ठीक है, आपका ए और आर दोनों ही सही है और साथ में इनकी क्या है, व्याख्या भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ की बात कर रहा है, इसके द्वारा सैकड़ों झटके दर्ज किए गए हैं। भूकंप लेखी पृथ्वी के आंतरिक खंडों के रहस्यों को जानने में हमारी मदद करता है। भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है। भूकंप विज्ञान ही ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। भूकंपीय लहरों की गति तथा उनके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर को। कोर को भी आपके, और मेंटल है उसको बाह्य मेंटल, आंतरिक मेंटल, और जो आपका बाह्य कोर और आपका आंतरिक कोर, इसमें बांटा गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। 132 ईस्वी के पश्चात दौरान भूकंप के उत्केंद्र की दिशा का अनुमान लगाने और महसूस न होने वाली तरंग का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को तैयार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चैंग हेग था, जेम्स मैक्सवेल था, ए होम्स था, या फिर पीसी महालनोबिस था? कौन थे जिसने पता लगाया था जो आपके तरंगे महसूस नहीं हो रही थी, भूकंपीय तरंगे, उनका पता लगाने का जो यंत्र था वो किसने महसूस किया था, किसने इसका पता लगाया था? तो वो आप लोगों के चेंग हैंग रहे थे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लीजिए। हान काल में ही चेंग हेंग नामक ज्योतिषी एवं वैज्ञानिक ने सन 132 ईस्वी पश्चात के दौरान भूकंप के उत्केंद्र में दिशा का अनुमान लगाने और महसूस न होने वाली तरंगों का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो उपकरण था, विश्व के पहले रहे थे, भूकंप सूचक यंत्र का आविष्कार किया। चंग हेग ने वृत्त की परिधि को वृत्त का 3.16 गुना बताया, जिसे बाद में लीव ने 3.14 कर दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। भारत का कौन सा भाग न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र है, जहाँ पे बहुत कम भूकंप आते हैं? अरावली का पर्वतपात क्षेत्र है, पश्चिम गुजरात है, कश्मीर हिमालय है, या फिर आपका पश्चिमी महाराष्ट्र है? कौन सा क्षेत्र है जो कि भूकंप कम, यहाँ पे बहुत कम भूकंप आते हैं? तो आप बात करें अरावली का जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय के मतलब जो आपका नीचे वाला क्षेत्र है, साउथ वाला, उसमें बहुत कम भूकंप देखने को मिलते हैं बजाय इन सभी के। तो ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है भूकंप की, इनको देख लीजिए। अरावली का पर्वतीय पाद क्षेत्र न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के नवीन संस्करण के अनुसार भारत के भूकंप जोन फर्स्ट एवं सेकंड को समाहित कर दिया गया है। पहले जो भूकंप जोन थे वो 5 थे, लेकिन अभी 4 हैं। कैसे कैसे इनको देखिए, पहला और दूसरा इसको 1 कर दिया गया है, सेकंड का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार अब देश को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। जोन सेकंड के अंतर्गत भारत का 41.4% भू क्षेत्र आता है। यहाँ पे अल्प तीव्रता वाला क्षेत्र है ये। जोन थर्ड, फोर्थ एवं फिफ्थ के अंतर्गत 58.6% भूकंप आते हैं और ये अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है या फिर वर्ग में आता है। आगे देखिए, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, अभी देखिएगा। भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत भूकंप जोन विशेष क्षेत्र का गुरुत्वीय त्वरण का क्षेत्र क्षैतिज अनुभूत त्वरण के आधार पर क्षेत्र के कारक का निर्धारण किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, जो भूकंप जोन है इनको डिवाइड किया गया है, कैसे कैसे वो भी देख लीजिए। अधिकतम प्रभाव क्षेत्र जोन 5 होता है, जो आपका तीव्रता यहाँ पे 9 से अधिक होती है, बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है। अधिक प्रभाव क्षेत्र आपका जोन 4 है, जिसकी तीव्रता 7 से 8 के बीच में होती है।
मध्यम प्रभाव क्षेत्र जो आपका जोन 3 है, यहाँ पे तीव्रता भूकंप की 6 से 7 होती है। न्यून तीव्रता वाला क्षेत्र आपका जोन 2 है, इसी में आपका 1 इंक्लूड है। तीव्रता यहाँ पे 5 से 6 होती है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से क्षेत्र हैं। जोन 2 में पहले और दूसरे में भूकंप की दृष्टि से यह सबसे कम सक्रिय क्षेत्र है। इसका विस्तार प्रायद्वीप पठारी भूभाग पर और दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर, पश्चिम मध्य प्रदेश पर, दक्षिण छत्तीसगढ़ पर, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, अधिकांश पश्चिमी एवं मध्यवर्ती भाग, कर्नाटक का अधिकांश भाग इस क्षेत्र में आते हैं जहाँ पे सबसे कम भूकंप आते हैं। ठीक है, उनका अनुमान लगाया गया है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। चट्टानों के भ्रंशन के सहारे खिसकने के कारण विवर्तनिक भूकंप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, काय तरंगें धरातलीय तरंगों को उत्पन्न करती हैं। पी तरंगें तरंग दिशा के समानांतर कंपन करती हैं। चलिए आगे बढ़िए। एस तरंगें ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। तो यहाँ पर जो असत्य कथन है इसको अपन लोगों को छांटना है। तो देखिए, जो आपकी चट्टानों के भ्रंशस्थल के सहारे खिसकने के कारण विवर्तनिक भूकंप आते हैं। एक चट्टान इधर है, एक चट्टान इधर है, दोनों एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, तो ये भूकंप जो आएगा वो कैसा आएगा, विवर्तनिक भूकंप आएगा। काय तरंगें धरातलीय तरंगों को उत्पन्न करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। पी तरंगें तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती हैं, अभी अपन लोगों ने पढ़ा हुआ था, तो आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट है। एस तरंगें ध्वनि तरंगें जैसी होती हैं, तो ये ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा। डी गलत है, तो यानी कि डी ही सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखिए। देखिए, एस तरंगें जो होती हैं द्वितीयक तरंगें इनको कहा जाता है। जल तरंगों एवं प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, जिनमें कणों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है। इसी कारण इन्हें आड़ी तरंगें भी या फिर आड़ी लहरें कहते हैं। संक्षेप में इनको एस लहर कहते हैं, जो कि तरल भाग में प्राय लुप्त हो जाती हैं। सिर्फ कहाँ पे बहती हैं, ये ठोस भाग में चलती हैं। ठीक है, केवल कौन से पदार्थों में चलती हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं उन्हीं के माध्यम से ये चलती हैं। बात करेंगे अगर पी तरंगों की, तो पी तरंगें हैं ये तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं, जो कि धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इसीलिए इनको प्राथमिक वेव्स कहते हैं, या फिर इनको अनुदैर्ध्य तरंगें भी कहा जाता है। एल तरंगें देखिए, एल तरंगें अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। क्योंकि इनका वेग जो होता है सबसे कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा विनाशकारी ये होती हैं, और भ्रमण पूरे पृथ्वी के धरातल का इसको करना होता है, इसलिए इनको लंबी अवधि लहरें भी कहा जाता है। इनकी गति और प्रभाव जल थल दोनों पर पड़ता है। इनकी जो गति होती है इसका प्रभाव जल और थल दोनों पर होता है। ये तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगें कौन सी होती हैं, तो वो आपकी एल वेव, लब वेव्स, या फिर आपका जो आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटना है यहाँ पे। भूकंप उत्पन्न कारक ऊर्जा प्राय भ्रंश के किनारे ही निकलती है। अधिकेंद्र भूतल पर उद्गम केंद्र के समीपतम बिंदु होता है। सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बल मंडल में आते हैं, या फिर भूकंप का उद्गम केंद्र अवकेंद्र भी कहलाता है। तो यहाँ पे जो असत्य है अपन लोगों को वो छांटना है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें पहले ऑप्शन की, जो भूकंप उत्पन्न कारक होता है ऊर्जा प्राय भ्रंश के किनारे ही निकलती है, बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं से तो इसको भ्रंशन चाहिए होगा, वहीं से तो ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो ए ऑप्शन आप लोगों का सही है, इसलिए ए तो नहीं होगा। बी में पढ़ें, अधिकेंद्र भूतल पर उद्गम केंद्र के समीपतम बिंदु होता है। बिल्कुल यहाँ पर समीपतम बिंदु होता है उद्गम केंद्र के पास में, तो इसलिए आपका बी भी सही है, इसलिए बी भी गलत हो जाएगा। सी पढ़ें कि जो सभी प्राकृतिक भूकंप होते सिर्फ दुर्बलता मंडल में आते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत है तो यानी कि यही सही है। और चौथे में दिया गया है भूकंप का उद्गम केंद्र अब केंद्र भी कहलाता है, तो ये भी आप लोगों का सही हो जाएगा। डी भी सही है, इसीलिए जो सही ऑप्शन होगा वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बलता मंडल में आते हैं, ये कथन जो दिया गया उसमें वो गलत है। भूकंप भूपटल की कंपन या फिर लहर है, जो धरातल के नीचे या फिर ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या फिर गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था में होने पर उत्पन्न होते हैं।
विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपीय लहरों को सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है, भूकंप विज्ञान कहलाता है। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसको भूकंप मूल या फिर फोकस कहते हैं। ये फोकस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि फोकस होता का है जहाँ से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है। जहाँ पर भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसको एपिसेंटर कहा जाता है या फिर इसको केंद्र कहा जाता है। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को भूकंपीय लहरें या फिर सीस्मिक वेव्स कहते हैं। भूकंप उत्पन्न कारक ऊर्जा प्राय भ्रंश के किनारे ही निकलती है, ये सही है। अधिकेंद्र भूतल पर उद्गम केंद्र के समीपतम बिंदु होता है, ये भी आप लोगों का सही है। भूकंप का उद्गम केंद्र अपकेंद्र भी कहलाता है, ये ऑप्शन भी आप लोगों का सही दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़िए। सुनामी तरंगों की उत्पत्ति होती है, कहाँ से होती है? टोर्नेडो से होती है, भूकंप से होती है, हरिकेन से होती है या फिर भूमंडलीय उष्णता से होती है। तो जो आपकी सुनामी है, सुनामी तरंगें हैं, इनकी उत्पत्ति होती है भूकंप से, ठीक है। अभी अपन लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ था, ठीक है। भूकंप से ही क्या होती है? सुनामी तरंगों की उत्पत्ति होती है। बी ऑप्शन को आप लोग करेक्ट कर लीजिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। सुनामी जो है जापानी शब्द है, यह भी आप लोग को याद हो गया होगा, जिसका अर्थ होता है पत्तल लहर या फिर हार्बर वेव्स। सुनामी महासागरों में उत्पन्न उच्च ऊर्जा वाली लहरें होती हैं जिनकी उत्पत्ति मुख्य रूप से महासागरीय तलीय भ्रंशन एवं प्लेटों के टकराने से होता है। इसके अलावा सुनामी की उत्पत्ति महासागरीय तली पर ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्गार, अंतःसागरीय भेदाकार, भूस्खलन आदि द्वारा भी इसका उत्पन्न होती है। आगे बढ़िए। सुनामी क्या है? ज्वारीय तरंगें हैं, तटीय लहरें हैं, भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगें हैं या फिर स्वच्छ जलधारा है। तो अभी अपन लोगों ने सुनामी को पढ़ा हुआ था। सुनामी क्या है? भूकंप के द्वारा उत्पन्न लहरें हैं। तो सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। भूकंप में देशांतर, अनुप्रस्थ और सतह तरंगें यहाँ उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी के सतह पर केंद्र बिंदु में, पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु में, या फिर पृथ्वी के भीतर ऊपरी केंद्र में, या फिर पृथ्वी के सतह पर ऊपरी केंद्र में। तो जो आपकी भूकंप में देशांतर, अनुप्रस्थ और सतह तरंगें कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? तो यहाँ पे आपका अगर ऑप्शन देखा जाए तो जो भूकंप में देशांतर, अनुप्रस्थ और सतही तरंगें हैं ये उत्पन्न होती हैं पृथ्वी के भीतर केंद्र में बिंदु में उत्पन्न होती हैं, इसलिए आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या देखिए। भूकंप में देशांतर, अनुप्रस्थ तरंगें, सतही तरंगें पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु से उत्पन्न होती हैं। देशांतर तरंगों को ही पी तरंगें, अनुलंब तरंगें, संपीड़न तरंगें कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों को एस तरंगें कहा जाता है और इनको जो पी तरंगें हैं इनको याद रखिएगा अनुदैर्ध्य तरंगें भी कहा जाता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए। अभी देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया ना, जो आपके भूकंप हैं कौन से शक्तिशाली हैं कि कितने से ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे जो छठवां है शक्तिशाली है, सातवां विध्वंसक है, 10वां आपका विनाशी है और जो आपका 12 है ये प्रलयकारी है। इनकी कितनी स्पीड है बतानी है आप लोगों को। तो शक्तिशाली है, शक्तिशाली में यानी कि ये बात करेगा 4.9 से लेकर के 5.4 तक की। फिर इसके बाद में आपका विध्वंसक हो जाएगा यानी कि 6.2 के करीब में हो जाएगा। विनाशकारी आपका 7 से 7.8 के बीच में हो जाएगा। प्रलयकारी आपका 8.1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो करेक्ट होना चाहिए वो सी हो जाएगा। ए का सेकंड है, बी का यहाँ पे फोर्थ है, ठीक है। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए। शक्तिशाली है यहाँ पे 4.9 और जो आपका विध्वंसक है आपका 6.2 इसकी स्पीड हो जाएगी और विनाशी का 7 से 7.8 हो जाएगी। प्रलयकारी की 8.1 से अधिक हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़िए। भूकंप के दौरान लहरों के ऊपरी भाग का वेग घनत्व में वृद्धि के साथ साथ जो इससे गुजरने वाली वस्तु को आगे बढ़ाएगी
नहीं बदलेगा, शुरुआत में बढ़ेगा और फिर घटेगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? तो देखिए, जो भूकंप के दौरान लहरों की ऊपरी भाग का वेग घनत्व में वृद्धि के साथ साथ जो इससे गुजरने वाली वस्तु को भी आगे बढ़ाएगी। तो शुरुआत में तो वो बढ़ता है, उसके बाद में वो क्या होगा? घटेगा, क्योंकि उसके साथ वो वस्तु भी जा रही है, तो जाने पे वेग कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे बी नहीं होगा, एक मिनट रुकिए। ये भूकंप के दौरान लहरों के ऊपरी भाग का वेग घनत्व में वृद्धि के साथ साथ जो इससे गुजरने वाली वस्तु को भी आगे बढ़ाएगी। तो इनका वेग क्या होगा? बढ़ता है। ठीक है, घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, अभी क्लियर है। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए, माफ़ कीजिएगा मैंने थोड़ा सा गलत ऑप्शन बोल दिया। सी ऑप्शन यहाँ पे देखिए, भूकंप के दौरान लहरों के ऊपरी भाग का वेग घनत्व में वृद्धि के साथ में बढ़ता है, इससे गुजरने वाली वस्तु को आगे बढ़ाएगा। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगें, एस तरंगें और एल तरंगें। इनके बारे में अपन लोगों ने पढ़ लिया। जो पी तरंगें होती हैं आपकी ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से होकर के गुजरती हैं। एस तरंगें, इनको अनुप्रस्थ तरंगें भी कहा जाता है, केवल ठोस माध्यम से होकर के ही गुजरती हैं। एल तरंगें सबसे लंबी तरंगें होती हैं, इनका संचरण केवल धरातलीय भाग पर होता है, सबसे विनाशकारी तरंगें होती हैं। लब वेव्स यानी कि लब तरंगें भी इनको कहा जाता है। आगे बढ़िए। अलाहाबाद बांध का निर्माण हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? भूकंप के द्वारा, ज्वालामुखी के द्वारा, हिमानी क्रिया के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका अलाहाबाद बांध है, इसका जो निर्माण हुआ था भूकंप के द्वारा हुआ था। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका अलाहाबाद बांध है 1819 में बना था, गुजरात क्षेत्र में। ठीक है, भूकंप आया था, इसके बाद में ये डैम बन गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन पी भूकंप तरंगे की छाया कटिबंध को प्रदर्शित करता है? 95 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री तक, 100 डिग्री से लेकर के 155 डिग्री तक, 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री तक, 105 डिग्री से लेकर के 155 डिग्री तक। तो जो आपका पी तरंगों की छाया कटिबंध है, ये जो प्रदर्शित करता है वो आप लोगों का हो जाएगा 105 से लेकर के 145 तक। बहुत तेज़ है यहाँ पे फ्रेंड्स, आंधी आ चुकी है। एक मिनट फ्रेंड्स, मेरे सारे खिड़की दरवाजे खुले हुए थे, धूल बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मेरे लिए काम बहुत बढ़ जाता है, इसलिए बंद करके आई उनको। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पी तरंगे हैं जो इनकी छाया कटबंध प्रदर्शित करता है 105 डिग्री से लेकर के 145 को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, वैसे इसकी व्याख्या अपन लोगों ने कई बार देख चुके हैं। 105 से लेकर के 145 तक की छाया क्षेत्र होता है इनका। और जो पी तरंगें होती हैं, इनकी संचरण ध्वनि की तरंगों के समान होता है। अणुओं का कंपन तरंगों के दिशा में आगे पीछे की ओर होता है। इन्हें ही अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं या फिर संपीड़न तरंगें भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। और ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।